घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थी और ऊपर खपड़ेल की छत थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था जहां मिट्टी का चूल्हा बना रहता था। उसी घर में एक अनाथ भाई बहन रहते थे। बड़े भाई का नाम था विक्रम और छोटी बहन का नाम था राधा। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। तब से ये घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी विक्रम और राधा पर आ गई थी। बड़ा भाई विक्रम गंभीर स्वभाव का था, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन राधा चंचल, मासूम और हंसमुख थी। उस शाम विक्रम काम से लौटा था और राधा भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपने भैया की राह देख रही थी। विक्रम सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आया और बोला, देख राधा, आज का गट्ठर बड़ा भारी है। अब इसे कल सुबह अमरपुर गांव के बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। आज की दाल तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। भैया, तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देते हो, कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी लकड़ी उठाकर लाती हूँ, तो तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पगली, तू छोटी है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा, पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहता हूँ कि तू सब जान ले। हाँ भैया, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें यूं मेहनत न करनी पड़ती। कितना अच्छा होता। माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा चौपाल से लौटकर हमारे लिए कुछ खाने को मिठाई लाते। अरे तू फिर वही बातें ले बैठी। राधा, भगवान ने माँ बापा को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी दी है। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो मुझे लगता है जैसे बाबा की आवाज आ रही हो, और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा पास बैठी हैं। हम अकेले नहीं हैं। भैया, तुम हमेशा मुझे समझा देते हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता, चाहे घर कितना भी छोटा हो। लेकिन अगर तुम पास हो तो ये घर मुझे किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों भाई बहन ने उस दिन देर तक बातें की। चूल्हे पर दाल पक रही थी और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में भाई बहन की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। सुबह का समय था। विक्रम और राधा ने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाया और अमरपुर गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में झाड़ियों में जानवरों की हल्की आवाज। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल की तरफ गए। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। अरे विक्रम, राधा, आज फिर इतनी लकड़ियां लेके आ गए। ये भारी गट्ठर तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेते हो? जंगल में डर नहीं लगता? बाबा, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है और जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। वही हमें सहारा देते हैं। हाँ बाबा, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, नदी से पानी मिलता है, लकड़ी मिलती है। जो कुछ मिलता है हम उसी से संतोष कर लेते हैं। हमें डर नहीं लगता। अभी हम चलते हैं बाबा, हमें देर हो जाएगी। इन सब लकड़ियों को बाजार में बेच के भी आना होगा। चल राधा। ये बोलकर दोनों लकड़ियों का गट्ठर लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों भाई बहन लकड़ियां बेचकर घर आते हैं तो आसमान पूरा काला हो गया था। बरसात का मौसम था। शाम होते होते तेज आंधी शुरू हो गई। देखते देखते बारिश की धारें बरसने लगी। विक्रम और राधा अपने घर के अंदर बैठे थे। भैया, छप्पर टूट ही जाएगा लगता है। सुनो, बाहर तूफान में पेड़ों के हिलने की आवाज भी आ रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? डर मत बहन, भगवान सब देख रहे हैं, और अगर घर टूट जाएगा तो हम फिर से बनाएंगे। हिम्मत रख, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश पूरी रात चलती रही। घर की दीवारें गीली हो गई, लेकिन छप्पर को कुछ भी नहीं हुआ। भाई बहन रात का खाना खाकर कोने में एक दूसरे के पास बैठे रहे। भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर दीवार भी भीग भीग के गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत राधा, याद रख,
कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाबा की यादों के साथ जीने लगेंगे। और तू देख, छप्पर भी नहीं टूटा, तूफान अब रुक गया है, बस थोड़ी सी बारिश हो रही है। विक्रम ने राधा को थोड़ी सी हिम्मत देकर उसे चुप करा दिया था, लेकिन पूरी रात दोनों भाई बहन को अपने घर की चिंता सता रही थी। सुबह जब गांव की बुधिया ताई उनके घर देखने आई तो उसने घर की हालत देखकर बोली, अरे बेटा बेटी, शुक्र है तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे ताऊ को तुम दोनों की चिंता सता रही थी। पता नहीं दोनों बच्चे इतनी तेज आंधी बारिश में कैसे होंगे, लेकिन भगवान का शुक्र है तुम दोनों और तुम्हारा घर ठीक है। ताई, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमेशा की तरह ये घर बस गया और हम भी सुरक्षित हैं। और लगभग बारिश का मौसम खत्म होने ही वाला है, तो अब मन से थोड़ी फिक्र कम होने भी लगी है। आप सब हमारे लिए माँ बाप जैसे हैं ताई। अच्छा लगा कि आप हमारी हाल पूछने आए ताई। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, लेकिन बेटा हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे यहाँ आकर रुको। इस जंगल के बीच तुम लोग इतने भी सुरक्षित नहीं लगते। नहीं ताई, आप तो जानते हैं ये जमीन और घर माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ मैं जानती हूँ विक्रम, इसलिए तो तुम दोनों को ले जाने की तुम्हारे ताऊ और मैं जिद नहीं करते। चलो बेटा, अभी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुकिए ना ताई, चाय पी के जाती तो अच्छा लगता। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग काम करो, मैं चलती हूँ। ये बोलकर बुधिया तारी दोनों भाई बहन की हालचाल पूछकर वहां से चली जाती है और दोनों भाई बहन भी काम में लग जाते हैं। विक्रम पानी भरने नदी में जाता है और राधा रसोई के काम में लग जाती है। बरसात का मौसम थम चुका था, खेतों में हरियाली लौट रही थी। अमरपुर गांव में धीरे धीरे मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। हर साल बरसात के बाद मेले का आयोजन होता था, पर हर बार की तरह गांव के लोग खुश कम और चिंतित ज्यादा थे। कारण था गांव का जमींदार बलवंत राय और मुखिया कालूराम। दोनों आपस में मिले हुए थे और गरीबों से जबरन चंदा वसूलते थे। उस दिन सुबह विक्रम और राधा घर के आंगन में अनाज सुखा रहे थे। चूल्हे पर राधा दलिया चढ़ा चुकी थी। तभी दूर से जमींदार बलवंत राय और मुखिया कालूराम और जमींदार का आदमी दिखते हैं। भैया देखो तो, ये तो जमींदार और मुखिया हैं। यहाँ क्यों आ रहे होंगे? शायद वही होगा जिसकी मुझे आशंका थी। मेला नजदीक है और अब ये लोग चंदा मांगने आए होंगे, लेकिन चंदा मांगना नहीं, जबरदस्ती ऐंठना कहो। कुछ ही देर में जमींदार बलवंत राय और मुखिया कालूराम एक नौकर के साथ आंगन में आ पहुंचे। बलवंत राय के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और कालूराम इतराता चला आ रहा था। ओ विक्रम, राधा, हम आए हैं, थोड़ा आवाज लगाओ। गांव का मेला आने वाला है, हर घर से चंदा लेना है। गरीब अमीर सबको देना पड़ेगा। जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ भाई बहन हैं, जैसे तैसे जंगल से लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं। हमारे पास इतना बचता ही कहाँ है कि चंदा दे सके। माफ कीजिएगा। अरे ओ, हमें बहाने मत सुना। मेला गांव की इज्जत है। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो कल तुम्हारा नाम चौपाल पर खराब कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों भाई बहन गांव के काम में साथ नहीं देते। पिछले साल भी वही किया था तुम दोनों ने, लेकिन हमने तुम्हारी बातें मान ली थी। जमींदार बाबू, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी तो गांव के ही बच्चे हैं। लेकिन जो पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटाता हो, उससे आप सोना चांदी की तरह चंदा चाहते हैं? ये तो अन्याय है। चुप रह लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। गांव के सम्माननीय व्यक्ति से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? हम मुखिया हैं इस गांव के, हमें पता है किसके घर में कितना है। तू मत समझ कि तेरी गरीबी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए मान लेना चाहिए। मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं है। मेला गांव वालों की खुशी के लिए होता है, न कि किसी की ताकत दिखाने के लिए। हम चाहें तो अपने हाथों से मेला सजाने का काम कर देंगे, लेकिन चंदा देना हमारे लिए असंभव है। सुना ना कालूराम, ये बच्चे हमें उपदेश दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बात मानकर हम चंदा छोड़ देंगे। देखो बच्चों,
जमींदार और मुखिया की बात कभी टाली नहीं जाती, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। नतीजा चाहे जो हो, हम अपना पेट काट कर आपका लालच पूरा नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है कि गांव वालों के चंदे का हिस्सा मेले से ज्यादा आप लोगों के पेट में जाता है। बलवंत राय जी, छोड़िए इन्हें। चलिए चौपाल पर इनका नाम चढ़ाते हैं और इनको मेले में प्रवेश करने से पाबंदी लगा देंगे। फिर देखेंगे गांव के लोग इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, हम अभी चलते हैं, लेकिन याद रखना बच्चों, जमींदार की बात टालना आसान नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें हिसाब चुकाना ही होगा। इतना कहकर दोनों और उनका नौकर चले गए। विक्रम और राधा देर तक खड़े रहे। हवा में अजीब सा बोझिलपन था। भैया, अब क्या होगा अगर उन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो? गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं, सबके सामने और अपमानित होना पड़ेगा। डर मत बहन, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन हमें झुकना नहीं चाहिए। अगर हम आज हार गए तो कल ये जमींदार और मुखिया हम गरीबों पर और जुल्म करेंगे। हमें डटकर खड़ा होना होगा। हाँ भैया, अब चाहे पूरा गांव हमें गलत समझे, पर हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ समय बाद अंधेरा होता है। उस शाम दोनों भाई बहन ने चूल्हे पर खिचड़ी पकाई, लेकिन उनके दिलों में सवाल गहरे उतरते जा रहे थे। क्या सचमुच अब पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा, या फिर गांव वाले उनकी सच्चाई को समझेंगे? अगली सुबह विक्रम और राधा कुछ लकड़ियों को साथ ले अमरपुर के बाजार जा रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि जमींदार और मुखिया गांव के कुछ लोगों को जमा करके गांव के होने वाले मेले के बारे में बता रहे थे। सुनो सुनो गांव वालों, इस साल का मेला हमारे गांव की शान है। हर घर से चंदा लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। हाँ, और जिसने चंदा देने से इनकार किया, उसका नाम गांव में बदनाम किया जाएगा। उसकी जमीन जायदाद पर भी बुरा असर पड़ेगा। याद रखो, मेरा हुक्म टल नहीं सकता। अरे देखो तो, ये दोनों भाई बहन भी खड़े हैं। इनका घर तो जंगल के किनारे है, खेती भी है, पर मेले में चंदा नहीं दे सकते। गांव से दूर हो ही, अब समाज से भी दूर हो जाओगे। भैया, हमारे पास तो बस लकड़ी बेचकर जो मिलता है वही होता है। अब ये लोग चंदा मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? चुप रहे राधा, सब सुन रहे हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। हमारी मजबूरी सबके सामने आएगी, तभी लोग हमारे साथ होंगे। मुखिया जी, जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ भाई बहन हैं। जो मिलता है उसी से पेट पालते हैं। ये सब गांव वालों के साथ आप भी जानते हैं। मेले में हम सेवा देंगे जैसे हर साल करते हैं, लेकिन पैसा देने की ताकत हम में नहीं। कृपया करिए, हमें माफ कीजिए। और जब माँ बाबूजी थे तब तो उन्होंने गांव के मेले में हर साल चंदा देते थे, लेकिन अभी आप लोग हमारी परिस्थितियों को समझें। क्या कहा तूने? पैसा नहीं दोगे? गांव का मेला कोई बच्चों का खेल है। अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो मेला ही ना लगे। और ऊपर से तू हमें समझाने चला है। हाँ विक्रम, तू अपने आप को बहुत सयाना समझता है, लेकिन मत भूल, गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन भी जंगल के किनारे है। अगर हम चाहें तो तेरे लिए रास्ता बंद करवा दे, तब देखना तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगा। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा, गांव का मेला सबका होता है, लेकिन क्या मेला गरीबों के पेट काट कर होगा? अगर अमीर लोग देंगे तो ही मेला चल पाएगा। हम अनाथ भाई बहन से चंदा लेकर आप क्या अपनी इज्जत बढ़ाओगे? जो भी हो, हमारे हाथ से मेहनत का अन्न उठता है, दूसरों का हक नहीं छीनते। आप चाहें तो हमें मेले की सेवा से भी निकाल दीजिए, पर जबरदस्ती चंदा नहीं देंगे। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। हम तो मेले में हर साल पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, यही हमारी भेंट है। लेकिन पैसे, वो तो हमारे पास हैं ही नहीं। और ये बात हम भी जानते हैं। आखिर बात सिर्फ चंदे की नहीं है, जो हर साल आप दोनों हम भाई बहन को चंदे के नाम पर परेशान करते हो। अरे ओ लड़की, बहुत जुबान चल रही है तेरी। थोड़े आवाज नीची करके बात कर।
ये जो गांव के लोगों के सामने साहस दिखा रही है, याद रख, बाद में ये लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे, तब खूब तमाशा देखेंगे हम। जमींदार बाबू, बच्चे सच कह रहे हैं। इनका हाल सबको पता है। इनसे जबरदस्ती चंदा लेना ठीक नहीं। जो सेवा ये भाई बहन करते हैं वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ जमींदार की हुक्म चलता है। गांव के उन्नति में जमींदार जी ने बहुत मदद की है। तुम लोग तो बस जबान चलाना जानते हो। विक्रम राधा सच्ची मेहनतकश है। इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप इनसे चंदा लेंगे तो हम सब भी अपना चंदा रोक देंगे। ठीक है, ठीक है, इन भाई बहन से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन याद रखना, जिसने जमींदार की बात टाली उसका भला कभी नहीं हुआ। भैया, ये लोग दुश्मनी पर उतर आएंगे। मुझे डर लग रहा है। डर मत राधा, आज हमने सच कहा है। अगर हम झुक जाते तो कल ये लोग और भी दबाव डालते। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मुसीबतें आएंगी, पर अगर गांव हमारे साथ हुआ तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। गांव वाले जमींदार और मुखिया से डर के भी भाई बहन का साथ दिया था, और दोनों भाई बहन का हिम्मत देखकर सब खुश होते हैं। लेकिन गांव वालों का साथ पाकर भी उस रात दोनों भाई बहन देर तक सो न सके। जंगल की हवा में सरसराहट थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। विक्रम जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। भैया, पूरी रात सो नहीं पाई। आंखें बंद करती हूँ तो बस वही नजारा आ जाता है। मुखिया की वो घमंड भरी हंसी, जमींदार की आंखों में वो जलती हुई चिंगारी। जाते जाते वो कुछ फुसफुसा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी जमीन के लिए कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं भी नहीं राधा, तू ठीक बोली। वे शांत नहीं बैठेंगे। उनकी नजरों में सिर्फ फायदा है। हमारे माँ बाप ने जो मेहनत की वही उन्हें सही नहीं बैठ रही। यहाँ जमींदार के घर कमरे में उसका एक नौकर और मुखिया बैठा हुआ है। हम कितने समय से उनकी जमीन पर नजर डाले हुए हैं। जब दोनों बच्चों के पिता थे तब गया था मैं एक दिन उससे वो जमीन खरीदने, लेकिन उसने मुझे बेइज्जत करके भेज दिया था। आज भी नहीं भुला पाता हूं, और उसी को कल उनके बच्चों ने दोहराया है। मुझे अब उनकी वह जमीन लेकर उनसे बदला लेना ही होगा। हमारा फायदा भी तो है। अगर विक्रम राधा की जमीन हमारे हाथ में आई तो हम वहां अपने नशीली पदार्थ की व्यापार को बढ़ा भी तो सकेंगे। अरे वही तो मैं कब से चाहता हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा। मेरे व्यापार के लिए वो जगह एकदम सही है। अब हमें यह मेले के नाम पर ही उन्हें वहां से खदेड़ने का मौका मिला है, और अगर गांव वाले भी उनके तरफ से बोले तो सबके सामने दोनों भाई बहन को कुछ पैसे देकर उस जमीन से निकाल फेंकेंगे। दोपहर को ही भाई बहन के घर मुखिया और जमींदार अपने नौकर के साथ आते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी बातों की सजा मिलेगी। तुमने जो मेला में अपना योगदान न देकर पूरे गांव का अपमान किया है, उसका भुगतान करना ही होगा। अब बात चंदे की नहीं है। अब या तो ये जमीन छोड़कर यहां निकल जाओ, या तो पूरी जिंदगी समाज से अलग रहो। तब तो तुमको कुछ हो भी गया तो समाज के नियमों की वजह से तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये हमारी माँ बाप की जमीन है। आप लोग कानून और लोगों का विश्वास का गलत फायदा मत उठाओ। हम जानते हैं जमींदार जी, और आपकी नजर बरसों से हमारी जमीन पर थी, लेकिन हम आपको ये जमीन कभी नहीं देंगे। तो इसमें गलत ही क्या है? वैसे भी तुम दोनों इस जमीन का करोगे क्या? आखिर में दोनों को लकड़ियां ही तो बेचने जाना है। इससे अच्छा जमीन हमें देकर निकल जाओ कहीं, और हम तुमको पैसे भी दे देंगे। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हम ये माँ बाबूजी की संपत्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर देखना अब तुम्हें समाज में कैसे बेइज्जत करता हूँ और समाज से कैसे निकाल फेंकता हूँ। फिर देखूंगा तुम लोग कैसे और कहाँ लकड़ियां बेच के घर चलाते हो। यह बोलकर तीनों वहां से गुस्से से चले गए। दोनों भाई बहन को ये सुनकर बहुत डर लगता है, और दोनों चिंतित होकर गांव के जगन्नाथ चाचा के पास जाते हैं। बच्चों, क्या हुआ? तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो।
चाचा, वे लोग जमींदार और मुखिया हमारी जमीन पर नजर डाल रहे हैं। आज वे लोग हमें धमका कर गए हैं और इसीलिए हम डरे हुए हैं। देखो बेटा, इन्हें डर दिखाकर लोगों की जायदाद हथियाना कोई नई बात नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती जब इंसान के पास सच्चाई और उसके कागजात ठीक हों। तुम लोगों के पास जमीन के कागजात तो हैं, है ना? बस उन्हें संभाल कर रखना, बाकी सब वक्त अपने आप ठीक कर देता है। मैंने पहले ही कहा था ना, तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना चाहिए। तुम्हें वहां जंगल के बीच अकेले छोड़ना सही नहीं है। हमारा दिल हर समय डरता रहता है। मैं जानता हूं कि ये दोनों वो घर कभी नहीं छोड़कर आएंगे, क्योंकि वहां उनकी माँ बाबूजी की यादें बसी हैं। ये दोनों भी अपने पिता जैसे ही हैं, सच्चे और हिम्मत वाले। लेकिन बेटा बेटी, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी ठाकुर सूर्य प्रताप के पास जा रहा हूं, पूरी बात बताकर आता हूं। कई गांवों में उनकी ही चलती है और हमारे गांव का मुखिया चुनना भी उनके ही हाथ में होता है। एक बार बात उनके पास पहुंच गई ना, फिर देखना ये बलवंत राय और कालूराम कैसे घुटने टेकते हैं। चाचा, क्या ठाकुर जी हमारा साथ देंगे? चिंता मत करो, ठाकुर जी सच्चे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। मैं अभी ठाकुर जी को बताकर आता हूं और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। थोड़े समय बाद जगन्नाथ चाचा ठाकुर सूर्य प्रताप के पास आते हैं। ठाकुर साहब दोनों भाई बहन अनाथ हैं। उनकी माँ बाप ने वर्षों पहले इस जमीन पर मेहनत की। अब जमींदार और मुखिया उसे छीनना चाहते हैं। वे पहले से ही कुछ गलत काम करते रहे हैं, कुछ अवैध व्यापार भी करते हैं, और यही जमीन उनके गलत काम के लिए काम आ सकती है, और इसलिए वो लोग अनाथ बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मैं भी सुन चुका था कि बलवंत राय की नजर किसी की जमीन पर थी जो कि वो कोई अवैध व्यापार करना चाहता है। पर अब जब खबर पुख्ता है तब कदम उठाना पड़ेगा। तुमने क्या सबूत प्रस्तुत किए? अभी कोई सबूत तो नहीं है ठाकुर जी, लेकिन वे दोनों भाई बहन को परेशान करते आए हुए हैं, जबकि दोनों भाई बहन के पास जमीन की कागजात भी हैं। आप अपने एक आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं और आपका आदमी दोनों उन लोगों का सच आपके सामने लाएंगे। ठीक है, मैं अपने एक भरोसेमंद आदमी को देखरेख के लिए भेज देता हूँ। बलवंत राय की हर चाल पर नजर रखी जाएगी। अगर उसने कोई नकली कागज बनवाए या फिर दोनों भाई बहन को परेशान किया और कुछ गलत व्यापार करने का सोचा तो मैं तुरंत उनको सजा दूंगा। ठाकुर जी पर उनके पास पैसे और दबाव है, वे पटवारी को खरीद सकें तो। तुम ये सब की चिंता मत करो। अगर तुम और मेरा आदमी उनकी सच सामने न ला पाए तो मैं कुछ और लोगों को हर जगह भेज दूंगा, गांव के पेड़ों के पास रास्तों पर, जो रात दिन उनकी हरकतों पर नजर रखेंगे। और अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ तो मैं चौपाल में सारे कागज खोलकर रख दूंगा और न्याय करूंगा। उसी रात जगन्नाथ चाचा और ठाकुर की आदमी ने जमींदार और मुखिया की निगरानी करते हुए सुना कि अरे मुखिया, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे जल्दी से उन दोनों बच्चों की जमीन लेनी होगी और व्यापार शुरू करना होगा। हाँ, सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या करूं? दोनों बच्चे बहुत जिद्दी हैं, नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? उनको उनकी ही भाषा में समझाना होगा। दोनों को आज रात ही जाकर निकाल फेंकते हैं। बहुत मुंह चलता है उनका। अब हम हाथ चलाएंगे, फिर देखता हूं डर के मारे अपनी जमीन कैसे नहीं देते हैं। तभी रामधन और ठाकुर का आदमी उनके सामने आते हैं और उनसे गुस्से में बोलते हैं, हम भी देखते हैं कैसे क्या कर लेते हो। बच्चों को अकेला समझा है क्या? ये देखो, ठाकुर सूर्य प्रताप जी का आदमी अब तुम दोनों की खैर नहीं। अब तो तुम लोगों की सच्चाई सबको पता चलेगा। मेले के नाम पर क्या क्या गलत योजना बनाते हो, अकेले बच्चों को परेशान करते हो। जगन्नाथ और ठाकुर का आदमी तुरंत ठाकुर को सूचना देने जाता है और यहाँ जमींदार और मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक पल में दोनों की सब योजना खत्म हो गई थी। वहाँ दोनों ठाकुर को सारी बात बताते हैं। ठीक है, अब मैं समय तय कर रहा हूँ। कल चौपाल में मैं सब खोल दूंगा। सारे लोगों को यहीं ले आ जाना। मैं तो पहले से उनके कर्मों को भांप रहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब मेरे खुद के आदमी ने ही सब देखा और सुना है, तो अब उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। उनको सबके सामने धमकाकर उनकी सच्चाई सबके सामने बाहर लाऊंगा।
अगली सुबह चौपाल में गांव के बहुत लोग जमा हैं। जमींदार और मुखिया को भी बुलाया जाता है। दोनों डर और शर्म के मारे सिर झुकाए हुए थे। बलवंत राय, कालूराम, तुमने अपने बैसाखी दिखाकर काफी भय फैलाया, पर आज हम सबके सामने ये फैसला होगा, सत्य क्या है और झूठ क्या। तुम लोग खुद से सब सच बोलोगे तो तुम्हें कम सजा होगा, और अगर मुझे निकलवाना पड़ा तो बात बहुत गंभीर होगी। ठाकुर जी, हमसे भूल हो गई। हमें दोनों भाई बहन से चंदा मांग के उनको परेशान नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। वाह, माफी भी ऐसे सफाई से मांग रहे हो जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में। अरे सच बोलो कि तुम लोग चंदे के नाम पर दोनों अनाथ भाई बहन को इसलिए परेशान करते थे ताकि तुम्हें उनकी जमीन मिल सके, और उस जमीन पर तुम लोग नशीली पदार्थ का अवैध व्यापार कर सको। अब ये शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी से सबसे माफी मांगो और दोनों भाई बहन से हाथ जोड़ के माफी मांगो। और तो और मुखिया, तुमको अब से गांव के मुखिया पद से निकाला जाता है, और जमींदार बलवंत राय, तुमको सजा के तौर पर गांव के मेले के लिए सब गांव वालों की चंदा तुमको देना होगा। ऐसा मत कीजिए ठाकुर जी, मैं अब से ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप मुझे मुखिया पद से मत निकालिए। हाँ ठाकुर जी, मैं भी पूरे मेले का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। हम पर दया कीजिए। ये सब मैं नहीं जानता। बहुत हो चुका तुम लोगों की मनमानी। अब तुमको कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं तो तुम दोनों की हरकतों को बहुत पहले से देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ठाकुर उनकी एक नहीं सुनता और दोनों को सजा के तौर पर सबके सामने दोनों को भाई बहन के सामने माफी मंगवाई और कालूराम को मुखिया पद से बहिष्कार किया और जमींदार को मेले का खर्चा अकेला उठाने को दिया। ठाकुर जी, आपने आज हमको सिर्फ न्याय नहीं दिया, बल्कि आपने हमारी जिंदगी बचाई है। आप बहुत दयालु और न्यायप्रिय हैं। हाँ, भैया ने सच कहा है। आपने आज हम दोनों भाई बहन का उद्धार किया है। आप नहीं होते तो ये दोनों जमींदार और मुखिया हमको हर साल परेशान करते रहते। अरे इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरा काम है। बहुत से गांव मुझे मानते हैं और इसी मान को रखने के लिए मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ। और अगर धन्यवाद देना ही है तो अपने जगन्नाथ चाचा को दो। इन्हीं को तुम दोनों को न्याय दिलाने का श्रेय जाता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके जैसा चाचा मिला है। भले ही खून का रिश्ता ना हो, फिर भी इन्होंने खून के रिश्तों से हमेशा ज्यादा निभाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आपका शुक्रिया चाचा। आप हमेशा हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? भला अपनों से क्या ही शुक्रिया कहना। और वैसे भी मेरा और तुम्हारी चाची का आशीर्वाद और प्यार तुम दोनों पर हमेशा से था और रहेगा। बस ये शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत करो। यही सब बात करके सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है और सब हंसी खुशी घर चले जाते हैं। देख बहन, मैंने बोला था ना कि सच का रास्ता कठिन होता है लेकिन हमेशा अच्छा होता है। हम हमेशा माँ बाबूजी की दिखाई सच के राह पर चलते आए हैं, इसलिए आज भगवान ने हमारी लाज और ये घर दोनों बचा लिया। पता नहीं आगे क्या क्या कठिनाई आएगी, लेकिन हमें ऐसे ही डटकर सामना करना होगा। हाँ भैया, आप हमेशा से सही होते हैं और आज तो हमें माँ बाबूजी भी देख के खुश हो रहे होंगे, हम पे गर्व कर रहे होंगे। सही कहा बहन, माँ बाबूजी जहाँ हैं वहाँ से हमें देख के खुश हो रहे होंगे। यही सब संघर्षों को झेलने के बाद और दोनों के एक दूसरे के साथ देने से अब उनके जीवन में कठिनाई कम हो रही थी और दोनों की गांव में सम्मान बरकरार रहती है।